तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है वो हमने कर लिया था, राइट। चलिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। स्प्रिंग पर ही बेस्ड है। तो सपोज ये एक दीवार है, इस पे एक स्प्रिंग लगा और एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम यहाँ पर स्पीड दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, मास इसका है 10 kg। आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को 100 दिया होगा, 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अपने वर्ग की मान में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है नहीं, तो अभी आगे क्वेश्चन रखो। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये जो सरफेस है अगर ये स्मूथ है ना, यानी कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है इस पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, है ना, इसको हम ए बोल देते हैं। और जब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका है ना, जब ये ऐसे स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सटेंशन की जगह कंप्रेशन लिखेंगे। तो हमने मान लिया एक्स कंप्रेशन हो रहा है, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पे जीरो जाती है एट मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब आप ए पॉइंट और इसको हम बी पॉइंट बोलते हैं, जब इन दो पॉइंट पर लगाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल्स मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे? मिडिल ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे? सर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। 500। पोटेंशियल जी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये ग्राउंड पे है, यहाँ पर भी ग्राउंड पे, यहाँ पर भी ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल जी ऑफ ग्रेविटी, पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में जब ये ब्लॉक यहाँ पर है तो जो स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल लेंथ में है, कंप्रेस्ड नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी पोटेंशियल जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये हमने लिख लिया मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अब इस पॉइंट की बात करेंगे। इस पॉइंट पर पार्टिकल की या फिर जो ब्लॉक है इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन होता होगा जब ये जाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब ये जाकर रुक जाएगा, है ना। तो एट दैट मोमेंट काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये वाला टर्म तो वैसे जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो x कंप्रेस हो चुका है, तो उसकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, पोटेंशियल आ जाएगी उसके अंदर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी वो भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पे ही है, राइट। सो अब ये दोनों एक्सप्रेशन हम इक्वेट कर देते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एवरीथिंग इज गिवन, तो हम वैल्यूज को कर देते हैं, हाफ से हम कैंसिल, मास हो जाएगा आपका 10, v है आपका 10 का स्क्वायर, k की वैल्यू 100 एंड x, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई राइट। चलिए ये क्लियर है। अब ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एनर्जी एनालिसिस। एनर्जी एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन।
तो मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन है वो 3 पार्ट में है ना। सबसे पहले काइनेमेटिक्स वाला पार्ट जो कि मोशन प्लेन में था, फिर बैंकिंग ऑफ फ्लूइड वाला पार्ट सर्कुलर मोशन का, वो लॉज ऑफ मोशन में कर लिया हमने। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम सर्कुलर मोशन में जो एनर्जी है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो सपोज एक थ्रेड है, उस थ्रेड से आपने एक मास m जो है वो बांध दिया, ठीक है। और ये ना वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब होगा? ऐसे, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो ऐसे भी हो सकता है ना, बट हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में है ये। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैं इस मास को कितनी इनिशियल वेलोसिटी दूं कि ये सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट कर, है ना। तो मान लो फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी या फिर मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। सो मिनिमम वेलोसिटी एट ए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो हम यहाँ पर इसको कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर। अब सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? गाइस आप लोग मुझे बताइए, एनी आइडिया? मतलब ये जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो उसकी क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिससे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं? एनी आइडिया? वर्टिकल सर्कल ऐसे, हाँ, ऐसे पूरा वो सर्कुलर मोशन का एंगल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? कितना चाहिए? 90, मतलब यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री तक कौन सा चीज हम जाएंगे? देखो चल को बात, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाए और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी से वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ये फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। इस mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, तो जो mg है, ठीक है, वो इसको इस हाफ सर्कल के बाद, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके बाद mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर मोशन करवा देगा, है ना। लेकिन अगर हम यहां पर देखें इस पॉइंट पर ये mg इधर है, mg का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन को अपोज कर रहा है, राइट। तो कंडीशन ये है कि ये जो पार्टिकल है, पहली बात तो ये यहाँ पर पहुंच जाए, और यहाँ पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर तो ये मतलब ऐसे घूमेगा और वेलोसिटी जीरो पे फिर नीचे गिर जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए, सो दैट mg का जो ये वाला कंपोनेंट इसको आगे बचा हुआ सर्कुलर मोशन करवा दे। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको हम टेक्निकली कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर v जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी एट c इट शुड नॉट बी जीरो। तो पहली कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए अगर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो। दूसरी कंडीशन, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो सकती है, ठीक है। अब देखो टेंशन जीरो हम क्यों बोल रहे हैं, जब इस पोजीशन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो ऐसे लिखेंगे, टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन। तो टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसको ऊपर लेके जा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है ना। लेकिन जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसके बाद सर्कुलर मोशन इसको कौन करवा रहा है? mg का कंपोनेंट। तो यहाँ पर टेंशन को हम जीरो कर सकते हैं। अब आपको वैसे टेंशन जीरो क्यों कर रहा है, टेंशन अगर रहेगी भी तो भी सर्कुलर मोशन करेगा, सही बात है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है,
यानी कि कम से कम हम कितनी वेलोसिटी दें, मिनिमम वेलोसिटी की बात। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है ये जो पार्टिकल है अगर ये यहाँ पर पहुंच जाए, भले इसकी टेंशन जीरो हो जाए, लेकिन थोड़ा सा इसके बाद मूवमेंट होती है, उसके बाद वो सर्कुलेशन कर भी लेगा, राइट। तो आप याद रखिए कंडीशन, ये जो मैंने इतना सारा कुछ समझाया है इसका एक ही कंक्लूजन है कि जो कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास कंडीशन जो हुई है कि तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और टी जीरो हो सकता, ये भी लिखा है विद मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी की बात कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हम उसको देके और सर्कुलेशन कंप्लीट कर दें, है ना। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन अप्लाई कैसे करके देखो, यहाँ पर जो एमजी है, ठीक है, इसके हमने कंपोनेंट्स करने, तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, राइट, है ना। तो mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin, ठीक है। तो mg cos थीटा इधर लग रहा है और mg sin थीटा इधर लग रहा है, तो ये तो अपोज कर रहा है, टेंशन जो है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है, जो मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको ऊपर लेके जा रहा है। अगर मैं इस थ्रेड के अराउंड टेंशन फोर्स जो है उसकी इक्वेशन लिखूं, T = mg cos थीटा, अच्छा एक और फोर्स लगेगी वो हम भूल गए, mv²/r। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है व्हिच इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन टू द सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, T = mg cos थीटा + mv²/r। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इस इक्वेशन को यूज करके ठीक है हम एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सी पॉइंट, वहां पर हम टेंशन को जीरो बोल रहे हैं, तो यही कंडीशन हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगी, और थीटा कितना हो जाएगा, जब ये जो पार्टिकल है ये यहां से चल के पूरा ऐसे ऊपर तक पहुंच जाएगा, तो ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा भी 180 डिग्री। तो पुट कर देते हैं इसमें, टेंशन जीरो हो गई, mg × cos 180 mv²/r, b यहां पर हमने कैलकुलेट करना है ना। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 180 -1, वेरी गुड, -mg + mv²/r। तो ये जो mg है इसको इधर लेके जाएंगे, दिस इज लाइक दिस, m से m कैंसिल, तो v एट द c यानी कि वेलोसिटी एट द c इज g × r, ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी हमारा अल्टीमेटली जो आंसर आना था, यानी कि मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, वो अभी नहीं है। अभी हमारे से ये वाला पॉइंट आया कि जो सी पॉइंट है वहां पर कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी at c so that it completes circular motion, ठीक है। पहले आप इतना नोट डाउन करिए फिर हम आगे बात करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है सी पॉइंट, वहां पर कितनी वेलोसिटी होगी सो दैट इज सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर। सो सी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, है ना। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है यानी कि ए पॉइंट पर कितनी होगी, तो यहां पर हमने लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन।
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व, क्योंकि यहाँ पर जो भी फोर्सेस लग रही हैं जैसे mg हो गया वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और जो टेंशन फोर्स है उसका वर्क डन जीरो है। टेंशन फोर्स का वर्क डन जीरो होता है हमेशा, तो बता सकते हैं क्यों? अगर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो टेंशन फोर्स होती है इसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्यों बताइए? विलियम कॉस करेगा, कॉस्ट भी नहीं हाँ तो कॉस का क्या? है हाँ राइट। देखो पार्टिकल की अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उसका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा एट दैट मोमेंट वो किसी डायरेक्शन में होगा, ds हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इसमें एंगल 90 डिग्री। तो जब आप वर्क डन लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है ना। इस केस में टेंशन फोर्स का वर्क डन जीरो है, mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, और कोई फोर्स लग नहीं रही, ये फोर्स मतलब वो भी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है, इसका भी वर्क डन जीरो आएगा। देखो ये इधर लग रही है ना, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी जीरो है। तो जब वर्क डन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है तो उस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है अगर हम इन दो पॉइंट्स पर लगा लें तो इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी और इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी सेम होनी चाहिए। सो मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C, ठीक है। ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। रेफरेंस का मतलब होता है जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको आप रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन मान लो। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि हम पोटेंशियल जो लिखते हैं ना वो इसी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल जी लिखूंगा है ना ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जो एमजीएच हम लिखते हैं, तो ए पॉइंट पर वो जीरो आएगा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी काइनेटिक एनर्जी एट सी। ए पर जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट जो है वो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर। ये जो u वेलोसिटी है इसको हम va बोल रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी एट a पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर। c पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए? c पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ये c पॉइंट है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें हाइट चाहिए होती है, मास तो दिया हुआ है m, हाइट जब वो 2r हो जाएगी ना, ऐसा r है लिखेंगे, अब क्लियर है? mg into 2r हो जाएगा, हाइट की जगह 2r, तो mg हाइट की जगह 2r, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से उसकी हाइट जो है वो 2r है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m vc स्क्वायर। c पॉइंट पर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, रूट g है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। m देखो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2gr प्लस bc की वैल्यू हो जाएगी रूट gr प्लस स्क्वायर। रेडियस हमने स्मॉल r इधर लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ये आप लिख लीजिएगा है ना। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, हाफ एम वी स्क्वायर, बी की वैल्यू रूट जी आर है, और ये टर्म तो जीरो हो गया, और ये हो गया बी ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो जी आर बचेगा, जी आर बाय 2, ठीक है, और ये आपका हो गया 2gr, ये बी ए स्क्वायर बाय 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 into 2 4, 4 plus 1 5, तो 5gr upon 2 va square upon 2, 2 से 2 कैंसिल, तो va की वैल्यू आ जाएगी रूट 5gr। यानी कि a पॉइंट पर हम मिनिमम वेलोसिटी कितनी देंगे? रूट 5gr। इतनी वेलोसिटी देने से ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है।
और इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे वेलोसिटी एट p, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हो जाएगा। तो अब हमें बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है और ए पॉइंट पर वहां से हम बी डी निकाल सकते हैं। Mechanical energy at A point is equals to mechanical energy at B point. तो B point की अगर आप mechanical energy लिखें तो potential energy हो जाएगी mg/r, क्योंकि जो हाइट है रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट की जो हाइट है वो r हो जाएगी, mgr हो गया। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv/d²। A पॉइंट की अगर हम mechanical energy लिखें तो वो हो जाएगा हाफ mva² और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। तो Va की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं √5gr, इससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, mgr + mvv²। m जो है वो सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर बचा 5gr/2, ठीक है, और ये जो gr बचा है इसको आप राइट साइड ले लो तो ये बन जाएगा gr। एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 5gr - 2gr 3gr/2 एंड दिस इज vd²/2। 2 से 2 कैंसिल तो vd की वैल्यू आ गई √3gr, राइट, ठीक है ना। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में वो ये पूछते हैं कि ये जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं ये इसका टेंशन फोर्स क्या, फाइंड टेंशन फोर्स एट बी एंड ए पॉइंट फॉर जस्ट कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए वाली, ये जो ये क्वेश्चन लिखी हुई है, हमें अगर बी पॉइंट और ए पॉइंट पर निकालना है। ए पॉइंट जो हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट था, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो भी हमें पता है ना। तो वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी कि ए पॉइंट को आ जाएगी। फिर बी पॉइंट की बात करेंगे, बी पॉइंट पर जो थीटा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि दोबारा बनाते हैं बताएगा ऐसे, ये बी पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है। तो अगर यहीं पर पार्टिकल है तो इसका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, अगर मान पार्टिकल यहाँ पर है इसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और बी पॉइंट पर वेलोसिटी √3gr हम निकाल चुके हैं और ए पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए टेंशन फोर्स। चलो ट्राई करिए। सो अगेन वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो एक पार्टिकल है, मास इसका 50 ग्राम, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। ए पॉइंट पर वेलोसिटी va है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। क्वेश्चन है व्हाट वेलोसिटी find velocity range of particle such that it is doing oscillations between points B and D। डी पॉइंट ये वाला, तो वो क्या कह रहा है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए
ए पॉइंट पर वो वेलोसिटी की रेंज पूछ रहा है सच दैट ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेशन करे मतलब ये इससे ऊपर ना जाए और यहाँ पर इससे ऊपर ना जाए, इसके बीच में ऐसा ऑसिलेशन करता है, तो वो वेलोसिटी रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, ये है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हम चाह रहे हैं कि बी पॉइंट तक पार्टिकल पहुंच जाए लेकिन उससे ऊपर ना जाए, बी पॉइंट तक पार्टिकल पहुंच जाए लेकिन उससे ऊपर ना जाए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, या फिर हाँ बोलो, या फिर जैसे जो हमने दो इक्वेशंस लिखी थी, है ना, ये इधर टेंशन फोर्स लग रही है, इधर mv² आया और इधर mg लग रहा था, इसके हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं mg cos थीटा mg sin। तुमने क्या क्या इक्वेशन लिखी थी, एक तो t mv² r प्लस mg cos थीटा, एक तो ये इक्वेशन लिखी थी, है ना। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखा था, है ना। तो a पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी और b पॉइंट पर मैकेनिकल, ये हम कंजर्व कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सी इक्वेशन लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मिनिमम रेंज तो जीरो ही होगी, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से थोड़ी सी अगर वो ज्यादा हुई उसकी वेलोसिटी तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, थोड़ी और ज्यादा हुई तो और ज्यादा करेगा। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर जो रेंज निकालनी है वेलोसिटी एट ए पॉइंट की, वो बस ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये तो पक्का है, ये समझ में आ गया, है ना। जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो होगी तो फिर तो वो मूव नहीं करेगा, तो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो मैक्सिमम वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, यानी कि जो ए पॉइंट है उसमें मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी दे सकते हैं सच दैट बी के ऊपर ना जाए, बी के ऊपर ना जाए तो हम कंडीशन ले लेते हैं कि जो बी पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये कंडीशन हम लगा देते हैं, है ना। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इस पर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, है ना। तो ए पॉइंट पर जो है ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम बी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो होगी क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, या फिर रेफरेंस लाइन कह रहे हो, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। ओके, बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम मान रहे हैं कि बी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमने मान लिया कि बी तक पहुंचते वो जीरो हो जाए, है ना। यहाँ पे तो बी बी जीरो लिखा हुआ है, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर उधर आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है अब वो कितना हो गया, बी ए जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू √2 gr एंड दिस ये आंसर है, ठीक है। नोट डाउन करिए, इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट। सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए such that it leaves circular motion between B and C। तो यानी कि वो इस B पॉइंट को क्रॉस कर जाना चाहिए, C के आगे नहीं जाना चाहिए, C के आगे नहीं जाना चाहिए मतलब C पर वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी एट C is equal to mechanical energy at A, है ना। तो C पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे उसमें जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी हाफ mv², ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर जीरो हो जाना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी mg/2r, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mva², तो ये va में निकालना है ना, m से m कट गया, तो va जो है वो आपका √4 gr। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए उसके लिए ए पॉइंट पर हमें इसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है सी पर वेलोसिटी जीरो हो जाए उसके लिए इतनी वेलोसिटी देनी है,
लेकिन अगर b पर 0 होनी है वेलोसिटी तो उसके लिए √2g या √c, लेकिन हम चाहते हैं वो b पे ना छोड़े, b और c के बीच में छोड़े, उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? लेस देन √4gr एंड ग्रेटर देन √2gr। ये हमारा आंसर करेंगे। लोअर रेंज तो हमने निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और बोल देते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा है पावर। पावर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, है ना। और इसकी एक और डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना। जब भी हम रेट की बात करते हैं, रेट का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो पावर जो है इट इज डेल्टा W by डेल्टा T और वी कैन से डेल्टा E by डेल्टा T। और अगर डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, मींस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो पावर को dW by dt भी लिख सकते हो या फिर dE by dt भी लिख सकते हो। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी है। तो हम एक काम करते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ F इज कांस्टेंट, तो उस केस में F जो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds by dt। ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, ये F डॉट v आता है। तो हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला है F डॉट v, मींस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity vectors। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट, और we can also write it joule per second, ठीक है। and this power is scalar quantity, power is scalar quantity। हमें कैसे पता लगा कि स्केलर है? किस चीज से बता सकते हो? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रही है तो वो स्केलर ही होगी डेफिनेट, है ना। नोट डाउन करिए इसको।